एक लड़की के माता और पिता दोनों ख़त्म हो जाते हैं। वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है। जब अपना भरण पोषण करने के लिए घर से बाहर निकलती थी तब लोग उसे रोकते थे, टोकते थे। तभी उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसका भी भरण पोषण हो जाए, और उसने अपने आप को लड़की के भेष से बदल कर लड़के का भेष बना लिया। लड़कों के जैसे पैंट शर्ट पहनना, लड़कों के जैसे बाल रखना, लड़कों के जैसे बातचीत करना। यदि कोई उसको कुछ कहता था तो वो लड़कों के जैसे गालियाँ भी दिया करती थी। और एक दिन उसके परिवार के ही एक जीजा ने उससे पूछा कि लाली, क्या तुम सचमुच लड़का हो या लड़की हो, बस ये जानना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा कि जीजा, मैं एक दिन वक्त आएगा तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी। और एक दिन ऐसा ही वक्त आया। उस लड़की ने एक एक कपड़े उतार कर अपने तन के अपनी जीजा के सामने खड़ी हो जाती है। कहती है कि जीजा, देख भी लो, परख भी लो, और जो चाहें तुम वो कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। जीजा ने जब उसको देखा तो वो खुद देखकर हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी मनमानी भी करता है। लेकिन यहीं पर एक कत्ल हो जाता है। कत्ल इतना भयानक होता है, न केवल उस ज़िले में जहाँ तक इस कत्ल की गूंज फैलती है वो वाकई अपना आप में लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही जो कत्ल की वजह सामने आती है वो सबसे बड़ी हैरान करने वाली वजह होती है। आज कहानी उसी लड़की की है जो लड़के के भेष में इधर से उधर रहती थी, घूमती थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर, और उसी का एक थाना लगता है पुरानी छावनी। दरअसल उसी का गांव है बरा। ये घटना वहाँ की ही घटना है। दरअसल एक व्यक्ति जो कि आर्मी से साल 2020 में रिटायर्ड हो चुका था, नाम उसका देवेंद्र माहौर होता है। 6 जुलाई 2023 को अपने घर से ये कह के निकला था कि माँ, मुझे कोर्ट में पेशी के लिए जाना है, इसलिए मुझे वक्त लग सकता है। 6 जुलाई को जब घर से निकलता है तो 7 जुलाई, 8 जुलाई वो वापस लौट कर नहीं आता। उसके परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। तभी माँ अपने बेटे को बार बार फ़ोन कर रही थी। फ़ोन करने के बाद ये कोशिश कर रही थी कि उससे संपर्क हो सके, ये पता चल सके कि आखिरकार वो कहाँ है। जब बड़े बेटे का कहीं आता पता नहीं चल रहा था, तभी अपने छोटे बेटे उपेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा, तेरे बड़े भैया के जो फौजी है उसका पता नहीं चल रहा है, क्या तुम पता कर सकते हो। दरअसल जो उसका छोटा बेटा है, जिसका नाम उपेंद्र कुमार होता है, वो लक्ष्मीपुर निवासी है, जो कि ग्वालियर का ही एक इलाका लगता है। उसको फ़ोन करती है, कहती है कि तुम कहीं भी उसे ढूंढ कर लेके आओ। वो कहता है कि मेरी फ़िलहाल तो ड्यूटी चल रही है, बात 9 जुलाई 2023 की कर रहा हूँ। कहता है कि जब ड्यूटी से आऊँगा तो उसके बाद पता करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार भैया हैं कहाँ पर। इसके बाद वो उसी पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जो बरी इलाका है, वहाँ पर बड़े भैया का मकान हुआ करता था। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। घर के दरवाजे पर जब पहुँचता है, घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलने की उसने कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लाइटें सब ऑफ थी, बंद थी। घर की लाइटें जब जलाता है तो घर के आंगन में देखता है बड़े भैया की लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। चीख सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आने लगते हैं। तभी देखते हैं कि घर के कई कमरों में, आंगन में इधर उधर भैया का ब्लड पड़ा हुआ है, भैया की लाश भी पड़ी हुई थी। ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, पुलिस को सूचना देता है कि भैया का किसी ने मर्डर कर दिया है, कत्ल कर दिया है। और जब ये पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस से सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लगातार बारिश पड़ रही है। 9 जुलाई 2023 की उस रात में भी लगातार बारिश पड़ रही थी। पुलिस को भी उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जितनी मुश्किल के साथ मैं इस कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस आती है, पुलिस ने लाइटें जलाकर उसके बाद उस कमरे की एक एक जगह की तलाशी ली और उस शव को, उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि कातिल ने गर्दन पर वार किया था, कातिल ने हाथों की नसें भी काटी थीं, कातिल ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा था। साथ ही कातिल ने कुछ ऐसी भारी वस्तु थी जो बार बार सर में मारी गई थी, इसके मारने से उसको चोट लगी थी। और यही नहीं, वहाँ पर जगह जगह शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थीं। शराब पीने की भी बात सामने आती है। फॉरेंसिक टीम हो या डॉग स्क्वाड हो या पुलिस की स्पेशल टीम हो, वहाँ पर आती हैं और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती हैं कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया है। अगला दिन निकलता है, यानी कि 10 जुलाई 2023, और उस कातिल का पता निकालने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी। आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि आपने कुछ देखा है तो देखकर बताइए क्या मामला है। तभी एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है कामना उर्फ लाली। कामना उर्फ लाली की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है और जिसका कत्ल हुआ था, जिसका नाम देवेंद्र माहौर होता है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है, जो कि आर्मी में
एक पोस्ट से रिटायर्ड हो चुका था और 2-3 साल से अपनी इस ज़िंदगी को कुछ ऐसे ही गुजर बसर कर रहा था। उसके 2 घर होते हैं, एक घर होता है ग्वालियर में और दूसरा घर होता है ज़िला भिंड के आलमपुर, एक ररुआ गांव लगता है, उस इलाके में उसका घर होता है। उसकी पत्नी है रश्मि देवी और एक बेटा है 10 साल का, दूसरा बेटा है 8 साल का। आखिरकार कत्ल किसने किया है? लेकिन इसके साथ जो उसकी साली थी जिसका नाम कामना उर्फ लाली होता है, उसको जब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में ले ही लिया। और पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उस लड़की से जब पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाला मामला सामने आता है। वो लड़की बताती है कि उसकी माता, उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन वो लड़कों की तरह रहने लगती है, लड़कों की तरह बातचीत करने लगती है, लड़कों की तरह पहनावा भी हो जाता है, लड़कों की तरह उसके बाल भी हो जाते हैं। यदि कोई उसको कुछ कहने की कोशिश करता था तो वो लड़कों की तरह गालियां भी देना शुरू कर देती है। उसने अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए एक ई-रिक्शा खरीदा और ई-रिक्शा खरीद कर वो शहर में इधर से उधर यात्रियों को ढोया करती थी। लेकिन बहुत कम लोग थे ये जानते थे कि जो उसकी चचेरी बहन है जिसका नाम रश्मि देवी है, वो उसको बेइंतहा प्यार करने लगती है। रश्मि देवी की और उसकी उम्र में लगभग 19 या 20 साल का अंतर होता है। ये लाली नाम की जो लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, उसकी बहन लगभग दुगनी उम्र की होती है, उसी को वो प्यार कर बैठती है। और एक दिन जाकर अपनी बहन से कहती है कि बहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं बिल्कुल लड़का हूँ और लड़कों की तरह दिखता ही नहीं हूँ, बल्कि वैसे जो भी कुछ काम होते हैं वैसा कर सकता हूँ। जब उसकी बहन रश्मि ने ये बात सुनी तो रश्मि ने उसको डांट कर फटकार कर घर से भगा दिया, ये कहते हुए कि आज तो तुम मेरे घर पे आ गई हो, आज के बाद घर आने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वो फिर घर पे जाती है और जाने के बाद रश्मि से कहती है, रश्मि देखो, तुम्हें यकीन नहीं होता, लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है। उसने इंटरनेट के माध्यम से कई सारी ऐसी वीडियो निकाली, कई सारी ऐसी अखबार की कटिंग निकाली और वो अपनी बहन को दिखाने लगती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। अब जीना है तुम्हारे साथ तो मरना भी तुम्हारे ही साथ है। बहन को प्यार कर बैठती है और जब ये बहन को पता चलता है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, फौज से रिटायर हो चुका है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ये कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि ये बेवकूफ़ी है। इस तरह से बड़ी बहन ने छोटी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच में वो अपनी बहन को देखती है कि फौजी उसे किसी ना किसी बात पर मारता था, पीटता था, जब देखो उसे टॉर्चर करने की कोशिश किया करता था। और यही बात साली अपनी जीजा को समझाने की कोशिश करती थी। कहती थी कि तुम बहन को इस तरह से मार नहीं सकते, इस तरह से पीट नहीं सकते, यदि तुम इसे मारोगे पीटोगे तो सही नहीं होगा। इसी बीच में समझाने के दौर में ही ये दोनों थोड़े नज़दीक आते हैं और इसी नज़दीकी का ये लड़की फ़ायदा उठाती है। इसकी कोशिश थी कि वो अपने जीजा को हर हाल में मार के ही छोड़ेगी। एक दिन इसके जीजा ने उसे सवाल किया कि क्या तुम सचमुच लड़का हो या लड़की, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। जब उसने ये बात कही तो जाकर अपने जीजा के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जीजा, जो चाहे तुम कर सकते हो और ये पता भी कर सकते हो कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ। ये 2 जो घर होते हैं, एक घर उसका भिंड में होता है, भिंड में उसके बच्चे रहते थे, बीवी रहती थी। दूसरा घर जो ग्वालियर में होता है, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में, उसी घर में वो दोनों मिलते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने तक दोनों एक दूसरे के साथ जितना मन करता था शारीरिक संबंध बनाया करते थे, एक दूसरे के साथ फिजिकल हुआ करते थे। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था और इसी बीच में 6 जुलाई 2023 को जब वो कोर्ट के बहाने से अपने घर से निकलता है तो सबसे पहले अपनी साली को फ़ोन करता है। कहता है कि लाली, अगर तुम जहाँ भी कहीं हो वहाँ बरा में पहुँच जाओ, तुमसे मुलाकात करनी है। वो कहती है कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगी, जो मेरी मनपसंद की ब्रांड हैं शराब के, आप वो लेके आओगे तो मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। ठीक वैसा ही होता है, उसके मनपसंद की ब्रांड की शराब मंगाई जाती है। शराब मंगाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरे 2 दिन तक रहते हैं, खूब शराब पीते हैं, बाहर से मंगाकर खाना खाते हैं और ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। जीजा ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी का अब ये आखिरी दिन चल रहे हैं और उसने अपने जीजा को इतनी शराब पिलाई, खुद कम पी रही थी, जीजा को लगातार शराब पिला रही थी। और जीजा जब नशे में होता है, जब उसे टॉयलेट आता है, वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा था तो वो बार बार लड़खड़ा रहा था और इसी बीच में वो फैसला कर लेती है कि अब शायद इसको मारने का इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। जब वो घर के आंगन में निकल रहा था तभी एक चाकू लेती है और अपने जीजा की गर्दन पर चला देती है और जैसे ही गर्दन पर चाकू चलता है उसकी चीख पुकार तो निकलती ही नहीं है, लेकिन वो बचने के तमाम कोशिशें कर रहा था। छीना झपटी भी होती है, मारपीट तक की नौबत आती है और लड़की को जब भी मौका मिल रहा था वो चाकू से एक के बाद एक उस पर वार कर रही थी, कभी गर्दन पर तो कभी हाथों की हथेलियों पर, कभी कलाइयों पर
जहाँ देखो वहाँ बार भी कर रही थी, मारने की बार बार कोशिश भी कर रही थी। और ऐसे ही कोशिश करते करते इसी बीच में एक भारी सामान होता है, भारी वस्तु होती है, जो अपनी जीजा के सिर में एक के बाद एक मार कर वो उसे लहूलुहान कर देती है। इसी बीच में उसने बचने की कोशिश की, कभी आंगन में, कभी कमरे में, कभी कहीं, लेकिन कुछ ही देर में तड़प कर उसकी मौत हो जाती है और वो मारा जाता है। यहाँ से ये लड़की निकल कर अपने घर पहुंच जाती है। जो इस लड़की का घर जो होता है वो लक्ष्मीपुर में होता है, वहीं जहां पर इसके जीजा के छोटे भाई यानी कि उपेंद्र का मकान होता है। पुलिस उसको तलाश कर ही लेती है। जब ये लाश मिलती है महज 12 या 15 घंटे में ही लड़की हाथ आ जाती है और उससे जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की अपनी ही चचेरी बहन से प्यार कर बैठती है, उसी से शादी करने की एवज में, उसी से शादी करने की वजह से ही अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और जब वहाँ से वो विफल हो जाती है तब अपने जीजा को मारकर उसे ख़त्म कर देती है। फिर वो बहन के पास जाकर ये बताने वाली थी कि बहन, जो मेरे रास्ते का कांटा था जीजा, उसको हमेशा हमेशा के लिए मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अब मैं तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ, क्योंकि वो ई रिक्शा चलाकर पूरे शहर में पैसे कमाती थी और वापस अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा किया है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी ही बहन से प्यार करने के चक्कर में अपनी ही जीजा का वो कत्ल कर देगी। उसे लग रहा था कि वो लड़कों जैसी दिखने लगी है तो लड़का ही बन गई है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी थी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है और उसकी जो आगे की ज़िंदगी है वो सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। साथ ही जो 2 बच्चे हैं जिनकी परवरिश का ज़िम्मा अब कैसे होगा, साथ ही जो उसकी बहन है उसका आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिसका जो बहनोई है वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक लड़की की गलती की वजह से एक नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। साथ ही जो बहनोई यानी कि जीजा का जो रोल था, जो उसे सही रोल अदा करना चाहिए था, अपनी साली को समझाना चाहिए था, जिस रास्ते पर वो निकल पड़ी थी उस रास्ते को उसको अख्तियार करना ही नहीं चाहिए था। यदि वो पहले से ही उसको सजग करता, सतर्क करता, तो शायद ये कत्ल कभी नहीं होता। न केवल जीजा का कत्ल होता है बल्कि कई लोग अब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भी एक सवाल है। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर इस लड़की को, जो आरोपी है, उसको सलाखों के पीछे तो भेज ही दिया गया है। साथ ही कम से कम समय में उसको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि जो भी कोई कानून तोड़ेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।